Hi guys, welcomes to Achievers Online Education Platform. Today we will discuss about part 6 steps in research in this particular session. So, let me start. रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, यानी कि किसी काम को करने के लिए जब हम काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं अब खाना बनाएंगे तो खाना बनाएंगे पहले उसके लिए क्या है, हमें आटा लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें रोटी बनानी पड़ेगी, फिर हम खाना खा पाएंगे ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, कोई भी काम करना हो चाहे हमने। वैसे ही रिसर्च के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में आज आइडिया आया और आज ही हमने काम खत्म कर दिया। हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे आप एनटीए नेट का पेपर फिल करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन फिल किया। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने एडमिट कार्ड आए तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। थर्ड स्टेप क्या, आप पेपर देने जा रहे हो। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपका रिजल्ट आता है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि आप उसको अप्लाई करते हो कहीं जॉब के लिए। तो ऐसे प्रोसेस होती है ना। तो सेम थिंग लाइक दैट प्रोसेस होती है रिसर्च में। तो रिसर्च इन्वॉल्व अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस। सिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होती है, दैट फोकस ऑन बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड गैदरिंग मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। हर एक स्टेप के थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे कि हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो रिसर्च कैसी प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, सिस्टेमेटिक है, कैसी प्रोसेस है? तो रिसर्च इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस। ये आपके पेपर में पूछा गया था। रिसर्च इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस, ये सिस्टेमेटिकली चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेप किया, आप 3 स्टेप छोड़ के फिर चौथे स्टेप पे पहुंच जाओगे, नहीं। फर्स्ट के बाद आपको सेकंड फॉलो करना ही पड़ेगा, समझ में आ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ यहाँ पर। कुछ बच्चों का ना क्वेश्चन होता है, हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं या कहीं पर भी देखिए, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं कि मैम बुक में तो अलग प्रोसेस लिखी हुई है, जो आपने स्टेप 2 पे डाला है, या आपने स्टेप 2 नहीं लिखा, बुक में ये स्टेप 3 पे था। तो बेटा मैं बता देती हूँ कि हम जब छत पे जाते हैं ना, तो किसी के घर में तो 7 स्टेयर्स होती हैं, 7 सीढ़ियाँ होती हैं, किसी के घर में 8 सीढ़ियाँ होती हैं, हो सकता है किसी के घर में 12 सीढ़ियाँ, हो सकता है किसी के घर में 5 सीढ़ियाँ हो। जाना तो छत पे है ना, और जाना भी स्टेप बाय स्टेप है। समझ में आया ना। तो स्टेप कम ज़्यादा हो सकते हैं हर एक बुक के अंदर अलग अलग रिसर्च प्रोसेस में। तो आपको यहाँ जो रिसर्च प्रोसेस डिफाइन की गई है ये बिल्कुल सिस्टेमेटिक और काफ़ी सारी बुक्स का मर्जर है। तो पेपर में इसी वे में ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपको करवा रही हूँ। समझ में आया। तो ये नहीं होता कि मैम आपने तो 11 स्टेप कराए हैं, बुक में 6 ही स्टेप थे, ऐसा नहीं होता बेटा। वो स्टेप्स के अंदर स्टेप्स, सब स्टेप को मर्ज कर दिया जाता है, इसीलिए वो कम बन जाते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम रिसर्च स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि हमें क्या काम करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। अगर मुझे यही नहीं पता कि स्टडी क्या करना है, रिसर्च किस पे करनी है, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगी प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी की सेल डिक्लाइन हो रही है, तो मुझे क्या सर्च करना है, क्या रिसर्च करना है कि उसके पीछे के क्या कारण है। वाई सेल्स इज डिक्लाइनिंग, क्यों डिक्लाइन हो रही है भाई। काम अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, या कस्टमर की लाइक्स चेंज हो गई हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमें उन रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। सर्चिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सर्च कर रहे हैं, फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। मैंने 5 से 6 कॉजेज बताए आपको सेल डिक्लाइन होने के। आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि अगर कस्टमर की लाइक चेंज हो गई है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या क्या कारण क्या है प्रॉब्लम आने का। उसके बाद हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ऑलरेडी हो चुका है काम, किसी टॉपिक पर ऑलरेडी हो चुका है काम, जैसे कि मुझे
HRM के अंदर रिसर्च करनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में कोई रिसर्च करनी है, मैं क्या करती हूँ, पहले जिस पर्सन ने उसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, बुक्स में, वेबसाइट में, जर्नल्स में, थीसिस में, कहीं पर भी कोई डाटा रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ मैं पहले देखती हूँ कि उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च कर रखी है। फिर मैं क्या करती हूँ, उनकी सारी की सारी रिसर्च को पढ़ती हूँ, जिससे मुझे आइडिया आता है कि क्या कमी है उनकी रिसर्च में और मुझे आगे क्या करना है। दिस इज लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद थर्ड स्टेप में चलते हैं बेटा, फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर हमने देखा कि उस प्रॉब्लम के ऊपर किस किस ने काम कर रखा है, फिर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा रिसर्च को करने का। उसके बाद है डिसाइडिंग अबाउट रिसर्च वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो मैं पहले भी एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, उनके बारे में देखेंगे। फिफ्थ है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। इन सबको हम पूरे डीप से आगे पढ़ेंगे। ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर ये पूरा डीप में लिखा हुआ है, हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं, ये पूरी वीडियो है आपके सामने। तो फिफ्थ स्टेप है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, अजम्पशंस, कि हम जो भी काम करने वाले हैं उससे पहले हम एक गैस वर्क लगाते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं कि क्या ये काम सही हो सकता है, क्या हमारा जो पॉपुलेशन है और सैंपल है उसके अंदर कोई डिफरेंस है, क्या नल और जो नल हाइपोथेसिस है या जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, हम नल को टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, अजम्पशन बना के चल रहे हैं कोई भी काम करने से पहले। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। जब हमने अजम्पशन बना ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, वेरिएबल्स हो गए सारी स्टडी, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि काम को एक्चुअल में करेंगे कैसे। ब्लूप्रिंट होता है, जो रिसर्च का डिजाइन होता है, ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट यानी कि रोड मैप। जैसे मुझे यहाँ से जाना है हिसार, तो मैं कैसे कैसे जा सकती हूँ, यहाँ से मुझे पानीपत जाना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ, हांसी टू जींद, जींद टू पानीपत, यानी कि एक रोड मैप हो गया ना, एक ब्लूप्रिंट हो गया ना कि मुझे अगर घूमने जाना है तो कैसे कैसे, कौन कौन से बाय रोड जाना है, बाय एयर जाना है, किस तरीके से जाना है, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें मेरे माइंड में होती है। मैंने कहाँ से स्टडी की, कहीं से सर्च किया ना, ऑलरेडी वो पब्लिश्ड डेटा था, मैंने उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, एक रोड मैप बनाया कि मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचना है और फाइनल अपने कंक्लूडिंग पॉइंट तक जाना है। ये होता है रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम ये देखते हैं कहाँ से डेटा कलेक्ट होगा, सैंपल का कौन सा मेथड चूज करेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, सैंपल का साइज कितना बड़ा होगा, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव तरीके से करेंगे, क्वांटिटेटिव तरीके से करेंगे, कितना फंड लगेगा हमारी रिसर्च के अंदर, सभी चीज़ों को हम डिज़ाइन करके चलते हैं पहले से ही। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है पूरी रिसर्च का, तो प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें काम करना कैसे है, कितने बजट में करना है, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा सैंपल होगा, सैंपल की मेथड क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी, हाइपोथेसिस की, सब चीज़ों का जब हमारे माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसको हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। उसके बाद हम सैम्पलिंग डिसीजन लेते हैं। सैम्पलिंग डिसीजन में सैंपल का साइज क्या होगा और सैंपल की सिलेक्शन की टेक्निक क्या होंगी, वो भी हम एक पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, पूरी रिसर्च वर्क की समरी होती है। जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो 4 साल की रिसर्च है, उसकी जो 4 साल में जो हमने काम करना है उसको एक पेपर के ऊपर समरी की फॉर्म में डिफाइन करना, उसको रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है। कि हमें ये काम करने की ज़रूरत क्यों है वो डिफाइन करेंगे, इस हमारी रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा वो डिफाइन करेंगे, हमारा डाटा किस टाइप का है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, वो डिफाइन करना है। जस्टिफिकेशन फॉर फंड एंड अदर रिसोर्सेज, कि हमारा फंड कहाँ कहाँ से रेज होगा फ्यूचर में, कहाँ कहाँ पर हम उस फंड को यूज़ करेंगे, सभी चीज़ों का हम एक जब लिखित ब्यौरा देते हैं ना तो उसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। फिर ये अप्रूव होता है अप्रूवल कमेटी के द्वारा हमारा रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद हम पहुँचते हैं डाटा कलेक्शन पर। पेपर में स्टेप्स दिए हुए होते हैं, स्टेप्स में डाटा कलेक्शन ऊपर दे देता है और राइटिंग रिसर्च प्रपोजल नीचे होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा पहले प्रपोजल लिखोगे वो एक्सेप्ट होगा तभी तो डेटा कलेक्ट करोगे उस चीज़ के बारे में,
तो डेटा कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, यानी कि हमारी मार्केट सेल डिक्लाइन हो रही है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि आइडेंटिफाई की रिसर्च प्रॉब्लम कि कस्टमर जो है लाइक ही नहीं कर रहे हमारे प्रोडक्ट को। तो हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर हमने वेरिएबल्स देख लिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गए हमारा प्रपोजल भी बन के रेडी है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कौन कौन से एरिया के हैं और क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, प्राइमरी सेकेंडरी। तो हम प्राइमरी डाटा यूज कर सकते हैं। प्राइमरी में भी कौन सा डेटा यूज करोगे, प्राइमरी डाटा के अंदर हम जैसे सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनायर फिल करा सकते हैं कि क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, या पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, हम पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम ये सारे मेथड हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सैम्पलिंग रिसर्च स्टेप से पहले 3 वीडियोस बना के दी। एक थी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक थी आपकी डाटा कलेक्शन और एक थी आपकी सैम्पलिंग। तीनों वीडियोस यहाँ पर 3 स्टेप है जो बड़े बड़े, उन तीनों स्टेप के छोटे छोटे पार्ट मैंने 15-15 मिनट के आपको रिकॉर्ड करके भेज रखे हैं। आप रिसर्च प्रोसेस से पहले उन तीनों को दोबारा से एक बार सुनिए, उसके बाद इस वीडियो को सुनना, अगर जिस भी बच्चे ने नहीं सुने हैं तो। उसके बाद है बेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आप डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा कलेक्ट किए हुए डेटा को क्या करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मेरे पास 100 कस्टमर का डेटा है, 8 क्वेश्चन हमने पूछे थे कि उनकी लाइकिंग क्या है, कितना इनकम सोर्स है, फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं उनके, और उनका जो डिसीजन मेकर का काम कौन कर रहा है, जो कस्टमर के अंदर मेल है क्या फीमेल है, कितने घंटे की वर्किंग आवर्स होती है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे हमने। इतना सारा डेटा हमारा कलेक्ट हो जाता है 8 से 10 पेजेस का। हम उसको क्या करते हैं, SPSS सॉफ्टवेयर होता है स्टैट्स के अंदर, या फिर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो आप, एक्सेल यूज कर सकते हो, MS एक्सेल, उसके अंदर भी आप अपने डाटा को क्या है इंटरप्रेट कर सकते हो, फॉर्मूलाज का यूज करके, टेबल चार्ट बना करके कर सकते हो आप अपने डेटा को। तो मतलब आपने क्या करना है, टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम का यूज करके अपने डेटा को इंटरप्रेट करना है, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है। उसके बाद आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे लास्ट में। बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है कि हमारा टाइटल पेज क्या था, एलिमेंट बता रही हूँ मैं रिसर्च रिपोर्ट के, कि हमारा टाइटल पेज क्या था, स्टार्टिंग में जो थीसिस का पहला पेज होता है ना, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट करने हैं हमने, यही सारे 11 के 11 स्टेप कंटेंट हो गए आपके। चैप्टर्स कौन कौन से होंगे आपके रिसर्च स्टडी के अंदर, चैप्टर्स के अंदर जैसे मान लीजिए मार्केटिंग पे स्टडी करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, ये सारे इस तरीके से चैप्टर्स में डिवाइड हो जाएगी आपकी स्टडी। बिब्लियोग्राफी हो जाएगा कि आप रेफरेंसेस लेके आ रहे हो, कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन है उसने काम कर रखा है, ऑथर है कोई, उसने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, आप उनकी साइटेशन दे सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो। रिसर्च स्टाइल की भी मैं वीडियो आपको सेंड करने वाली हूँ अलग से एक, कि APA में सेंड करते हैं, MLA में, शिकागो के अंदर, तो इसकी भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिलने वाली है जस्टिस के बाद। तो ये बिब्लियोग्राफी का पार्ट बनता है, ठीक है जी। अपेंडिसेस होता है उसके बाद लास्ट में। तो ये सब आपका रिसर्च का फॉर्मेट रहता है। तो आपको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन तो पता चल ही गया है कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड में, उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम आई है, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम किसी दूसरे का काम देखेंगे कि जो हमारे माइंड में प्रॉब्लम आ रही है उस पर किसी दूसरे पर्सन ने भी पहले से काम किया हुआ है नहीं। लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें गैप पता चला कि उन्होंने इस पर कम काम कर रखा है और कहाँ कहाँ कमियां है और हमें इसके अंदर क्या काम करना है, और गैप फाइंड आउट हो गया। लिटरेचर रिव्यू के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, वेरिएबल्स देख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस बनाने के बाद, बोलिए, हाइपोथेसिस बनाने के बाद क्या करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप पर है हमारा, हाइपोथेसिस बना ली हमने। उसके बाद हम करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के बाद सैम्पलिंग डिसीजन, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं हम, और डेटा कलेक्शन और रिसर्च रिपोर्ट। तो थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं हम इनको, कि स्टेप 1 के अंदर है जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कि क्या ढूंढना है। इनिशियल फेज होती है रिसर्च की, पेपर में आता है इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। ये ना मैंने जो लिख रखा है ये सारा जो पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड, वही चीज़ें लिखी हुई हैं।
इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च कौन सी है? तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। इस प्रोसेस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑब्जर्वेशन, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज गाइड्स अस अबाउट अ न्यू आइडिया और डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द फेनोमेना, कि जो आपके माइंड में चल रहा है उससे रिलेटेड आप नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया इज रिक्वायर्ड टू वर्क थ्रू दीज स्टेप्स। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर काम कर सको। तो जब हम एक किसी रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप होते हैं आपके? सबसे पहला होता है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे कॉमर्स के अंदर क्या है, HRM होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है। अब किसी बच्चे को फाइनेंस अच्छा लगता है, उसको फाइनेंस के अंदर थ्योरीज पढ़ना, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उसका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, फाइनेंस हो गया। अब खाली फाइनेंस में भी किस टॉपिक पर PhD करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, फाइनेंस में करना चाहते हैं, हम फाइनेंस में कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कर सकते हैं, हम सोर्स ऑफ फाइनेंस पर कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिसेस पर कर सकते हैं। बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं रिसर्च करने के हमारे, तो बहुत सारे सब टॉपिक निकल के आए। पहले एक ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसका सब एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस सब एरिया में से भी हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फोकस टॉपिक पर फोकस करेंगे। जैसे सब एरिया मैंने आपको 5 से 6 बताए, अब उन 5 से 6 में से हो सकता है मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन पसंद हो, तो मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट किया है। अब उस टॉपिक के ऊपर मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी, गैप चेक करूंगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किसने उस पर काम नहीं कर रखा है। वो किसके थ्रू होगा, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू होगा। हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर हम उन ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस होती है। स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को। यहाँ पर पेपर के अंदर एक प्रोसेस दी जाएगी आपको कि फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले ब्रॉड एरिया देखिए, फिर उसके सब एरियाज देखिए, फिर एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका गैप देखिए, फिर आपके अपने ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, और फिर उन ऑब्जेक्टिव को इवेलुएट करके देखिए कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है भी क्या नहीं भी। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि ऊपर आसमान से तारे तोड़ के लाना है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट कीजिए जिसको आप अचीव कर सको। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, पूरी रिसर्च प्रोसेस का एक मेन इंटीग्रल पार्ट होता है ये, क्योंकि यहाँ पर इस पार्ट के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपको आगे कैसे क्या क्या करना है। जैसे मिस्टर रवि ने रिसर्च कर रखी है, तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं, मैंने उनकी रिसर्च पढ़ी, तब मुझे पता चला कि उन्होंने कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप से गए। अब मैं ना इसका आपको एक जनरल एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी ना फ्रेंड मनाली घूम के आई है, मेरे को भी मनाली जाना है, तो पहले मैं उससे कॉल करके पूछ लेती हूँ कि भाई तू कहाँ गई थी और कैसे गई थी, कितने रुपए लगे थे, बाय एयर गई थी कि बाय बस गई थी, कितना टाइम लगा था, कितने पैसे लगे थे, कौन कौन से रोड के थ्रू गए थे, और क्या क्या सामान यूज़ हुआ था वहाँ पर। मैं सारी डिटेल अपनी फ्रेंड से कलेक्ट कर लेती हूँ, तो मेरा वहाँ आगे जाना ईजी हो जाएगा ना। लिटरेचर रिव्यू मैंने उससे फ़ोन करके पूछ लिया। ऐसे ही हम रिसर्च में करते हैं, पहले किसी का ऑलरेडी पब्लिश डाटा हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट पता चल सके, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ओवरऑल स्टेटमेंट होता है, और सब ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जब हम बनाते हैं ना, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि हमें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू एजरटेन, टू मेजर, टू एक्सप्लोर। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च में करवाया आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। टू एक्सप्लोर अबाउट समथिंग, कोई भी जो आपकी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, कोई नई चीज़ खोजना चाहते हो, न्यू इनसाइट ऑफ नॉलेज, आप यूज़ कर सकते हो। अब डिस्क्राइब है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वो क्या बताती है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है किसी चीज़ के बारे में। डिस्क्राइब है ना, जो है जैसा है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करो। तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम पर, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू डिस्क्राइब अबाउट समथिंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो टू एक्सप्लोर अबाउट समथिंग। समझ में आया? जैसे कि आपकी कोरिलेशनल रिसर्च है तो आप क्या बताते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो आप क्या बताओगे, टू एजरटेन द
it may state to ascertain the impact of coaching classes on student performance। अब कोरिलेशनल स्टडीज था तो आपने ascertain वर्ड यूज किया है, डिस्क्रिप्टिव था तो आपने डिस्क्राइब यूज किया है, एक्सप्लोरेटरी था तो आपने एक्सप्लोर यूज किया है, एक्सपेरिमेंटल है तो आप मेजर यूज कर रहे हो। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव की जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी एज पर टाइप्स ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है। समझ में आ? उसके बाद देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। वेरिएबल्स, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मुझे डिमांड की स्टडी करनी है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, हमारी कंपनी की डिमांड डे बाय डे क्यों कम हो रही है, तो मेरा एक फैक्टर तो क्या हो गया, डिमांड हो गया। दूसरा फैक्टर क्या ले लिया मैंने, प्राइस ले लिया। समझ में आया? तीसरा जो इंटरवेनिंग फैक्टर है इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट हो गया। कोई प्रोडक्ट है तभी तो उसकी प्राइस और डिमांड की बात हो रही है ना। और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है हमारा, वो बाहरी वेरिएबल है, कोई इनकम हो सकती है या कोई लाइफस्टाइल हो सकता है या कोई अदर एक्सेप्शन हो सकती है, ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गए। तो प्राइस क्या हो गया मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड क्या हो गई मेरी, डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोडक्ट क्या हो गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो मैं अपने वेरिएबल्स के बारे में डिसाइड करूंगी कि मुझे जब हाइपोथेसिस बनाऊं मैं तो किसकी टेस्टिंग करूं, कोई वेरिएबल तो होने चाहिए ना मेरे पास। तो उसके लिए मैं पहले क्या बनाती हूँ, वेरिएबल सेट करती हूँ। इसकी भी मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ, आप पहले सुन लेना वो वीडियो। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा, अजम्पशंस होती हैं। हम कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं ना, हमारे माइंड में इतनी सारी प्रेडिक्शन होती हैं, इतनी सारी प्रेडिक्शन होती हैं, तो हम किसको टेस्ट करें। उसके लिए हम पहले ये कुछ प्रिडिक्ट करके चलते हैं, कुछ गैस वर्क लगा के चलते हैं, जिसको उसके आउटकम को क्या बोला जाता है, हाइपोथेसिस बोला जाता है। जैसे मैं बोलती हूं कि बच्चों का जो टीवी देखते हैं उनका एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑन एजुकेशन। इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑन एजुकेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टीवी देखना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। इम्पैक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी ऑन एजुकेशन। ठीक है, अब इनके मैं नल, अब ये दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, नल और ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि टीवी देखने से एजुकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। और ऑल्टरनेट कहती है कि डिफरेंस होता है सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में। सैंपल और पॉपुलेशन भी मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन क्या होती है, कंप्लीट एरिया ऑफ स्टडी। सैंपल क्या होता है, उस कंप्लीट एरिया ऑफ स्टडी में से हम कुछ पार्ट की स्टडी करते हैं तो उसको सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नल और अल्टरनेट दो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। उसके अलावा तीन हाइपोथेसिस और होती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल और एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होती है जो किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। जैसे कोविड आया, कोविड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं उसके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, जो जैसा है वैसा डिफाइन कर दो। रिलेशनल हाइपोथेसिस होती है जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताती हैं। जैसे कि पेरेंट्स रिजाइडिंग इन अर्बन एरिया स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन ऑन देयर चिल्ड्रन, कि जो पेरेंट्स शहरों में रहते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो रिलेशन किसका हो गया, जो सिटीज के पेरेंट्स रहते हैं किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि अर्बन एरिया का रूरल एरिया के साथ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है कि अर्बन एरिया वाले ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं किस पर, बच्चों की एजुकेशन पर, और रूरल एरिया वाले कम मनी स्पेंड करते हैं बच्चों की एजुकेशन पर। तो ये रिलेशन बना के दिखाया जा रहा है। तो कौन सी हाइपोथेसिस हो गई, रिलेशनल। एक्सप्लेनेटरी होती है जो कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। अब पेपर में आपको एक लाइन लिख दी जाएगी कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन सी हाइपोथेसिस लगाओगे, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल या एक्सप्लेनेटरी। तो आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। जो स्टैटिस्टिक्स जिन हाइपोथेसिस को लेकर के टेस्टिंग करती है ना बेटा, वो होती है नल और ऑल्टरनेट। नल कहती है कि सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं वो ऑलरेडी उन चीज़ों के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट कहती है कि सैंपल और पॉपुलेशन के मीन के अंदर डिफरेंस होता है। हम हमेशा किसको टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो ऑल्टरनेट अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमेशा किसकी टेस्टिंग की जाती है, नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, ये भी याद रखना है। अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो कुछ एक एरर भी आते हैं। हाइपोथेसिस कंडक्टेड
कहाँ गया? हाइपोथेसिस कंडक्टेड किसके ऊपर कंडक्ट होती है? नल हाइपोथेसिस पर। जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो एरर आ जाता है। जैसे हमने क्या करना होता है, एक स्टैटिस्टिकल एरर आता है, नाम होता है एरर 1 और एरर 2। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने देखा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। हमने देखा है कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, लेकिन जब टेस्ट किया उसको तो टेस्ट ने कह दिया रिजेक्ट करो इसको, तो कौन सा एरर आएगा? एरर 1 आएगा। हमने कहा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट ने बोला कि नहीं नहीं, जो नल हाइपोथेसिस है वो तो करेक्ट नहीं है, रिजेक्ट करो उसको, तो कौन सा एरर आएगा? एरर 1। जब हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, लेकिन जब टेस्ट लगाया गया तो टेस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा एरर आएगा? एरर 2। यानी कि जब हम बोल रहे हैं कि करेक्ट है, जब टेस्ट किया गया तो देखा गया कि इनकरेक्ट है, तो क्या आ जाएगा? एरर 1। हम बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट है, लेकिन टेस्ट कहता है नहीं नहीं ये तो ठीक है, ठीक है, तो कौन सा एरर आएगा? एरर 2। क्लियर? यानी कि जब एरर 1 कब आता है? जब कौन सी करेक्ट हाइपोथेसिस हो लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाए। सही चीज को भी रिजेक्ट कर दोगे तो कौन सा एरर आएगा? करेक्ट और रिजेक्ट। सही चीज को जब आप रिजेक्ट कर देते हो तो एरर 1, और जब आप गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एरर 2। इनकरेक्ट चीज है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो एरर 2, और करेक्ट चीज है और आप रिजेक्ट कर रहे हो तो एरर 1। एरर 1 को क्या कहते हैं? अल्फा, और एरर 2 को क्या कहते हैं? बीटा। उसके बाद है बेटा रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। मैंने पहले ही बताया, रोड मैप होता है, ये आपको बताता है किन किन क्वेश्चन का आंसर, कि आपका स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे साउथ इंडियन पीपल का टेस्ट देखना है कि उनका टेस्ट हमारे जो नॉर्थ इंडिया से अलग है कि नहीं है, तो मेरा सैंपल ऑफ स्टडी क्या होगा, मेरा स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा? मैं पूरे साउथ इंडिया में रिसर्च करूंगी, पूरा साउथ इंडिया यानी कि कितनी सारी स्टेट्स हो गई, सभी के जाके वहाँ रिसर्च करूंगी, तो मेरा स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा, कितने एरिया में मुझे रिसर्च करनी है, किस टाइप का डाटा यूज करूंगी, प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन सा सैंपल होगा, मेरी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगी, जिसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। टाइम बेस्ड प्लान क्या होगा मेरा, जैसे मैंने मनाली का एग्जाम्पल दिया, मनाली जाना है तो मैं डिज़ाइन बना के चल रही हूँ, 5 दिन के लिए जा रही हूँ, इस जगह जाना है, स्कोप ऑफ एरिया क्या है, यहाँ घूमना है मुझे, तो ये सारी चीज़ें हम एक डिज़ाइन बना के चलते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद है सैम्पलिंग डिसीजन, सैंपल कलेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको स्टार्टिंग में कि रिसर्च प्रपोजल में उसका नीड क्या है, बेनिफिट क्या है, ये यानी कि समरी होती है पूरा रिसर्च वर्क करने से पहले। उसके बाद डेटा कलेक्शन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू, फिर एनालिसिस करते हैं जो डेटा कलेक्ट किया है हमने एक्सेल के थ्रू, एसपीएसएस के थ्रू। उसके बाद एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है लास्ट में। रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेप, फॉर मैनी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिपोर्ट आपको इन्फॉर्म करती है कि आपने क्या किया है। जैसे हम ना कहीं घूम के आए, कॉलेज वाले आके बोलते हैं कि रिपोर्ट बना के दो कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे घूम के आए हो। वैसे ही रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हमने पूरे 10 स्टेप के अंदर क्या क्या कैसे कैसे काम किया है उसकी कंप्लीट रिपोर्ट दो। टाइटल पेज बनाओ, फ्रंट पेज बनाओ, एक्नॉलेजमेंट पेज बनाओ, सर्टिफिकेट पेज बनाओ, बॉडी पार्ट बताओ कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, यानी कि कंप्लीट एक 10 से 12-15 पेजेस की एक रिव्यू प्रोसेस दो, उसको रिपोर्ट बोलते हैं। कि व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, आपने क्या फाइंड किया नया, आपका क्या कंक्लूजन आया, आपकी क्या फाइंडिंग्स थी। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, एकेडमिक स्टाइल के अंदर रिटर्न होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई जनरलिस्टिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी फॉन्ट वगैरह उठा के लगा दोगे, प्रॉपर फॉन्ट में प्रॉपर लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये था बेटा आपका पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी जल्दी ही मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।